हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ा था। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था और आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सो स्टोरिंग वैल्यू ऑफ रजिस्टर करेंट रनिंग प्रोसेस इनटू पीसीबी, यानी कि अगर कभी कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तो जो प्रोसेस के स्टेट्स होती हैं वो पीसीबी में स्टोर हो जाती है। पीसीबी के रजिस्टर वैल्यू को हम लोग क्या करें, स्टोर कर लेते हैं। और जब भी हम लोग को दोबारा से उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, जो रजिस्टर की वैल्यू है उसी रजिस्टर की वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम इट। ठीक है, यानी ये तो एक ही टाइम मतलब जब भी ज़रूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी रजिस्टर की वैल्यू को दोबारा से पीसी में दोबारा से लोड करके और दोबारा रन करते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग था। तो जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तब तक क्या होता है, मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है और जो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को स्विच करने में टाइम लगता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या टाइम लगता है, और कितना टाइम लेता है, जितना कि उसका साइज होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, वाइल रनिंग ऑन अ प्रोसेस कैन अ प्रोसेस एक्सेस इट्स ओन पीसीबी, यानी कि प्रोसेस है क्या वो खुद का पीसीबी एक्सेस कर सकती लेकिन इसका सीधा आंसर है नो। पीसीबी केवल ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही पीसीबी बनाता है और एक्सेस कर सकता है, प्रोसेस को पता भी नहीं होता उसके बाद किसी पीसीबी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, प्रोसेस इन इट द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑफ कंप्यूटिंग इज। ठीक है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस की डिफिनेशन क्या होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टर्म में। सो कॉन्टेक्स्ट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो उसी को वो क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम सीपीयू और मेन फंक्शन क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको एग्जीक्यूट करना होता है कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू एक स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, जो इस सब इंस्ट्रक्शन को क्या एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन एक प्रोसीजर होता है प्रोग्राम, यानी मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोसीजर लिखा होता है कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट जो करते हैं। ये इतना चीज़ हम लोग कल पढ़ लिया था। सो अब आते हैं आज के लेक्चर में जो कि है प्रोसेस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जितने स्टेट होते हैं स्टेट का फ्लो कैसे होता है वो बनाते हैं कि कोई भी नई प्रोसेस आती है वो कैसे आती है, फिर रन होती है, रन करने के बाद क्या टर्मिनेट कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक न्यू प्रोसेस आएगी तो न्यू स्टेट में होगा। ठीक है, ये जस्ट अभी भी प्रोसेस बनी है, फिर वो क्या होगा, रेडी स्टेट पे चली जाएगी। वो यार रेडी मतलब क्यू में लग गई है कि हाँ भाई अब इसका नंबर आने वाला है, तो एकदम रेडी रहेगी प्रोसेस जब भी उसको कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब रेडी से क्या होगा, वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा प्रोसेस। तो रेडी से क्या हो गया, रनिंग स्टेट। अब प्रोसेस क्या है, सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब हो सकता है कि एग्जीक्यूट हो या फिर एग्जीक्यूशन जब भी ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये इतनी स्टेट्स होती हैं। अब क्या हो सकता है, कभी कभी रनिंग के टाइम पे जैसे प्रोसेस रन हो रही है, अब उसको आईओ की ज़रूरत हो गई है या किसी कारण से उसको मेमोरी एक्सेस हो गया, कुछ वेट करना पड़ रहा है। तो रनिंग से क्या होता है, कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट पे हो जाता है, या ब्लॉक्ड बोलते हैं इसे हम लोग। ब्लॉक्ड ज़्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है, तो ब्लॉक्ड स्टेट में चली जाती है। ब्लॉक स्टेट कब जाती है, रनिंग से कब जाती है ब्लॉक, और इसको जिससे वेटिंग स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेटिंग भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब ब्लॉक वेटिंग स्टेट मतलब जब आईओ वगैरह के लिए रुकी है तब। ठीक है, अब आईओ काम हो गया। अब आईओ काम होने के बाद डायरेक्टली रनिंग स्टेट में नहीं जाएगी, क्योंकि आप क्या है दूसरी प्रोसेस रन कर रही होगी। तो क्या होगा, फिर से रेडी स्टेट में चली जाएगी। यहाँ अब मेरा एकदम प्रोसेस वो कहेगा अब मैं एकदम रेडी हूँ, अब रन करने के लिए तैयार एकदम, कि हाँ जब जैसे ये सीपीयू खाली होता है वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, इसको मैं ठीक से बना देता हूँ, वेट। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है कि सीपीयू रन हो रही है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उससे हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को पहले रन करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक रनिंग स्टेट से प्रोसेस उठा के रेडी स्टेट में रख देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इस प्रोसेस को हर बार नाम देते हैं। अगर न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, प्रोसेस एडमिटेड। ठीक है, इससे बोलते हैं एडमिटेड। और जब भी रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाती है
तो उसे बोलते हैं शेड्यूल्ड और डिस्पैच्ड। शेड्यूलर और डिस्पैच, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिस्पैच, ठीक है। और ये चीज़ होगा। अब जब भी रनिंग से वेटिंग स्टेट या ब्लॉक्ड स्टेट में जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वेटिंग फॉर आईओ, वेटिंग, WAI, वेटिंग फॉर आईओ हो सकता है। और कोई इवेंट हो रहा है, उसकी वजह से वेट करना पड़ रहा है, इवेंट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद अगर ब्लॉक्ड स्टेट से रेडी स्टेट में जाती है, तब क्या होता है, ये जो आईओ और इवेंट है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, और आईओ और इवेंट कंप्लीटेड, ठीक है, दोनों का प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हो गया दोनों काम, तो रेडी स्टेट में जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, हाँ, रनिंग से जब रेडी स्टेट में आती है, नहीं जब, यहाँ पे क्या होता है, प्रियम्पशन इसको बोलते हैं, प्रियम्पशन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, हाँ, जब रेडी से सॉरी रनिंग से टर्मिनेट होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस जो है वो एग्जिट हो गई है, ठीक है। तो इतनी सारी स्टेट्स होती हैं। तो सबसे पहले न्यू स्टेट आता है, न्यू स्टेट से बाद रेडी स्टेट पे जाता है, रेडी स्टेट के बाद क्या, रनिंग स्टेट होता है, रनिंग से क्या होता है, वापस रेडी में जा सकते हैं या तो आईओ के लिए जा सकते हैं। सो आईओ के लिए जब जाते हैं तो ब्लॉक्ड होता है, और ब्लॉक्ड होने के बाद वापस से रेडी स्टेट पे जाते हैं, ये हो गया। अब रनिंग से क्या होता है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, तो ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग दो पॉइंट लिख सकते हैं, पहला, टू ट्रांजिशन दैट कैन that can be initiated itself। ये प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है, इट सेल्फ। पहला, रनिंग टू टर्मिनेट, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है, रनिंग, ये इटसेल्फ नॉट प्रोसेस है, मैं लिख देता हूँ, प्रोसेस, रनिंग टू ब्लॉक्ड, ठीक है। यानी कोई प्रोसेस है वो रनिंग है, रनिंग के बाद अगर ब्लॉक्ड हो जा रही है, तो ये क्या है, प्रोसेस खुद ब्लॉक्ड होती है, खुद ही आईओ के लिए जाती है, ठीक है। और टर्मिनेट का वो प्रोसेस एंड हो जाएगी, तो ये दो काम जो होता है प्रोसेस खुद करती है। इसके अलावा जो प्रिम्पशन होता है, एडमिट होता है, रेडी से ट्रेनिंग में जाना हो गया, ये सब कौन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी रनिंग से ब्लॉक्ड स्टेट में भेज सकता है, रनिंग से एग्जिट स्टेट में भेज सकता है, बट प्रोसेस के पास पावर होती है कि खुद भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड स्टेट में जा सकती है और टर्मिनेटेड स्टेट में जा सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये था। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं, तो प्रोसेस क्या होती है, दो तरह से होती है, मैं लिख देता बताता हूँ। एक होती है सीपीयू इंटेंसिव, और एक्सटेंसिव, और दूसरी कौन सी होती है, आईओ बाउंड, ये होती है प्रोसेसेस होती है, ठीक है, और ये भी प्रोसेस होती है। तो दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं वर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले सीपीयू इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो गया, दूसरा आईओ बाउंड होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें सीपीयू की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इफ द प्रोसेस if the process
इज इसकी इंटेंसिव, हाँ इंटेंसिव ठीक है, ये प्रोसेस इज intensive in terms of CPU ऑपरेशन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। और मतलब क्या है, अगर कोई प्रोसेस है जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रही है, ठीक है, यानी प्योरली इसमें डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसे सीपीयू क्या इंटेंसिव बोलते हैं। और अगर आईओ बाउंड प्रोसेस की बात करें तो इसका आईओ पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है, तो इसके लिए लिख देते हैं इफ प्रोसेस इज इंटेंसिव इंटेंसिव कैसे, इन टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूलिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब रेडी स्टेट में आती है तो यहाँ पे शेड्यूलिंग की होता है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हेडिंग डाल लेता हूँ शेड्यूलिंग क्यों। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, बढ़िया लगेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शेड्यूलिंग क्यों, ठीक है, यहाँ पे ये हेडिंग डाल दिया। अब तीन तरह की शेड्यूलिंग की होती है हम लोग के प्रोसेस में। पहला होता है जॉब क्यू, ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे, तीनों को एक साथ देख ले, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ब्लूस लिखते हैं। तो ये जॉब क्यू क्या होती है, ओनली वन होती है, ठीक है, ओनली वन, यानी कि पूरे सीपीयू में एक ही होगी, यानी पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक होगी, क्योंकि ये सब जो क्यू होती है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। ऑल न्यू प्रोसेसेस केप्ट इन जॉब क्यू। दूसरा रेडी क्यू होती है, ठीक, ये हो गया। और ये भी क्या होती है, ओनली वन होती है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ओनली वन, ठीक है। ओनली वन की बात करेंगे, ऑल द प्रोसेस जो रेडी स्टेट में है और क्या रेडी क्यू में होंगे, ऑल दी प्रोसेसेस विच kept सॉरी विच इज विच आर मल्टीपल है ना, विच आर इन रेडी स्टेट kept in इट, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रोसेस होते हैं जैसे क्या है यहाँ पर, यहाँ पे न्यू पे आते हैं, तो न्यू पे आने के बाद जैसे कि बहुत वैसे मल्टीपल प्रोसेस है, वो नई प्रोसेस एडमिट हुई है अभी यहाँ कि हाँ नई प्रोसेस हम लोग के पास आ गई है और उससे क्या रन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो जॉब क्यू में जाती है कि हाँ जॉब क्यू में इतनी सारी प्रोसेस हैं, जॉब है, तो अब जॉब क्यू को रेडी क्यू में कन्वर्ट किया जाता है कि हाँ ये प्रोसेस जस्ट अभी रन होने वाली है, ठीक है। तो एक जॉब क्यू होती है, एक रेडी क्यू होती है, ठीक है।
अब एक और लास्ट में आता है, थर्ड नंबर आता है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, और थर्ड वो कौन सा है, डिवाइस क्यों होता है। ठीक है, डिवाइस। और इसके बाद मैं लिखूं फॉर ईच वन डिवाइस, या वन फॉर ईच डिवाइस लिखते हैं, वन फॉर ईच डिवाइस। ये हो गया। यानी क्या, हार्ड डिवाइस के पास खुद की की होंगे। जैसे क्या है, एक प्रिंटर है, तो प्रिंटर पे मल्टीपल कमांड दे दिए कि हाँ चलो तुम भी प्रिंट जाओ, तुम भी प्रिंट हो, तुम भी प्रिंट हो। पर प्रिंटर क्या अपने क्यू के हिसाब से प्रिंट करेगा, और क्यू किसी भी प्रोसेस में हो सकती है। हो सकता है किसी के प्रिंट स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हो, या तो जैसे पहले जिस ऑर्डर में आए हैं वैसे ऑर्डर में प्रिंट होगा, ये भी हो सकता है। प्रोसेस वेटिंग फॉर अ डिवाइस, फॉर वेटिंग फॉर अ डिवाइस आर केप्ट इन इट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो तीन तरह की होती है, पहले जॉब क्यू होती है, जो अगर जितनी नई प्रोसेस आती है सबसे पहले जॉब क्यू में जाती हैं। जॉब क्यू में जो प्रोसेस जस्ट एग्जीक्यूट करने का रेडी होती है उसको क्या करते हैं, रेडी क्यू में ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गया, तो दो क्यू हो जाती है। अब हर डिवाइस के पास खुद का क्यू होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिवाइस क्यू बोलते हैं। और हर क्या बोलते हैं, अब जो प्रोसेस आईओ की ली गई है या वो डिवाइस को यूज़ करना चाहती है, सबसे पहले क्या होगा, उस डिवाइस के क्यू में जाएगी, और जैसे कि क्यू अपने ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप ऑफ शेड्यूलर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ प्रोसेस मैनेजमेंट स्टेट पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं टाइप ऑफ शेड्यूलर। टाइप ऑफ शेड्यूलर, तो इसमें क्या होगा, शेड्यू से डी यू एल ई आर, शेड्यूलर। हाँ ठीक है, इसमें क्या है, मेनली क्या तीन तरह के शेड्यूलर होते हैं। ठीक है, पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, और मिड टर्म शेड्यूलर होता है। ठीक है, अब मतलब ये क्या है, क्यू में कैसे शेड्यूल होते हैं प्रोसेस, उसको देखना है। तो तीन तरह से होते हैं। पहला क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसे बोलते हैं LTS। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं शेड्यूल्स, शेड्यूल्स वन ऑफ न्यू प्रोसेस, वन ऑफ न्यू प्रोसेसेस हो गया ना, मल्टीपल प्रोसेस में से एक हो, इनटू रेडी स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट आता है, LTS कैन नॉट रिमूव प्रोसेस फ्रॉम फ्रॉम मेन मेमोरी। ये चीज़ है, यानी कि बात करें जो शेड्यूलर, इसका काम क्या होता है, जो यहाँ पे प्रोसेस है वो जॉब क्यू में है। ठीक है, जॉब क्यू से जो रेडी क्यू में कोई प्रोसेस जाएगी, उसको कौन सा शेड्यूल करेगा, वो होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। अब हेडिंग डालते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर।
ये एक पॉइंट और इसका बढ़ाया गया, उसको भी लिख लेते हैं। इट कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इससे कहने का मतलब क्या है, अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ज़्यादा जॉब को रेडी क्यू में रखेगा तो प्रोसेस क्या होंगे, ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो पाएंगे। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा क्या कहते हैं, जॉब क्यू से रेडी क्यू में प्रोसेस आएंगी उतना ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उतना जल्दी जैसे रेडी क्यू में मल्टीपल प्रोसेस, एक प्रोसेस है तो सीपीयू क्या है, एट ए टाइम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा। दो प्रोसेस हैं तो स्विच, सीपीयू के गैर कॉन्टेक्स्ट स्विच के थ्रू मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कि एक टाइम पे सीपीयू कितने प्रोसेस को स्विच कर रहा है, स्विच इन स्विच आउट कर सकता है। तो उसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब जितना ज़्यादा रेडी क्यू में प्रोसेस होंगे उतना ज़्यादा सीपीयू की मल्टी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, ये चीज़ होता है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या बोलते हैं, जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। अब जॉब शेड्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जॉब को रेडी क्यू में क्या करता है, एक क्या बोलते हैं, हाँ, जॉब को रेडी क्यू में वो क्या कहते हैं, शेड्यूल करता है। राइट, टर्म सब भूल जा रहा हूँ। इसे बोलते हैं जॉब शेड्यूलर बोलते हैं, शेड्यूलर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो ये तो एक तरह का, दूसरा क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इसे एस टी एस बोलते हैं। यस को सीधा बंद करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हो गया। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलर। अब इसे क्यों बोलते हैं, इसके समझ में इसकी डेफिनेशन देखने से आएगा इसको कैसे क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सॉरी। इट टेक्स इट टेक्स वन ऑफ इट टेक्स वन ऑफ रेडी प्रोसेसेस टू रन नेक्स्ट ऑन सीपीयू। समझ ही गए होंगे इसका काम क्या होता है। सीपीयू से कोई प्रोसेस लेगा और उससे क्या करेगा, सॉरी सीपीयू बोल रहा हूँ, रेडी क्यू से एक प्रोसेस उठाएगा और सीपीयू को दे देगा, भाई अगला प्रोसेस आप इसको रन कीजिए। इसीलिए क्या कहता है, सीपीयू को देता है कि कौन सा प्रोसेस रन करना है, यानी सीपीयू क्या काम कर रहा है उसको शेड्यूल कर रहा है। ठीक, कौन से प्रोसेस में को पहले एग्जीक्यूट कर रहा हो गया, सीपीयू को शेड्यूल कर रहा है। ठीक है, तो इसे सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं। अब आते हैं मिड टर्म शेड्यूलर में। तो मिड टर्म के लिए थोड़ा सा हम लोग को ये यहीं पर लिख ले आ जाएगा, मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो यहाँ पे मिड टर्म शेड्यूलर, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट परफॉर्म्स स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग समझ रहे हैं क्या होता है, एक प्रोसेस को हटाएगा सीपीयू से, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात हो रही, सीधा सीधा बोलूँ तो। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है तो उसको देख लेते हैं। तो डायग्राम यहाँ बनाते हैं, डायग्राम डब्बा। सो लेट से ये हम लोग का मेन मेमोरी हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया, लेट से हम लोग का सीपीयू हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हो गया। सो यहाँ पे क्या है, लेट से मेन मेमोरी है, इसको मैं शॉर्ट में मेमोरी ही लिख रहा हूँ। ये मेन मेमोरी हो गई, और ये हम लोग क्या, डिस्क है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो बस, और क्या। तो ये मेन मेमोरी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रैम के अंदर।
दूसरा क्या होता है, प्रोसेस होती है, लेट्स से P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस, ऐसे पूरा प्रोसेस क्या है Pn तक है। ये क्लियर है। अब क्या होगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम, सॉरी मिड टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, वो यहाँ से प्रोसेस उठाएगा, ठीक है, वो प्रोसेस को ऐसे स्विच कर देगा, ठीक है, यानी P1 को क्या करेगा, स्वैप आउट करेगा। तो P1 क्या हो रहा है, स्वैप आउट हो रहा है, स्वैप आउट हो रहा है। और ये दूसरी कोई प्रोसेस है, लेट से PM है, ठीक है, वो यहाँ इधर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई लेट से नई प्रोसेस है PM। या हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई प्रोसेस आए ही हमेशा, होता है वहाँ एम्प्टी स्पेस भी रहे, ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्वैप इन, स्वैपिंग कोई प्रोसेस का ऐसे इनपुट भी दे सकता है, तो ये क्या बोलते हैं, इसे स्वैपिंग बोलते हैं, स्वैपिंग। ठीक है, ये काम कौन करता है, ये काम करता है मिड टर्म शेड्यूलर। तो ये कौन कर रहा है, मिड टर्म TERM शेड्यूलर, ठीक है। तो ये मिड टर्म शेड्यूलर होता है जो ये काम करता है। यहाँ पे कुछ स्पेस होगा ब्लैंक में, स्पेस, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, तो यहाँ पे पॉइंट में बना के लिख रहा हूँ, विच ऑफ द शेड्यूलर reduce the degree of multi-programming, प्रोग्रामिंग, ठीक है। हाँ, तो अगर 3 शेड्यूलर है, 3 शेड्यूलर में से कौन सा है जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है, एक एक करके आते हैं। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, नई प्रोसेस उठाएगा, उसको रेडी क्यू में रख देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ कंट्रोल वर्ड में भी सिर्फ इंक्रीज वाला पार्ट, डिक्रीज वाला नहीं है, क्योंकि अभी ये इसका काम सिर्फ क्यू में ऐड करना है, रिमूव नहीं करना है। तो ये क्या कहे, अल्टीमेट डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा देगा। और कंट्रोल कैसे करता है ये, कि अगर बढ़ाना कम कर देगा तो धीरे धीरे बढ़ेगी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम होगी। अगर ये ज़्यादा प्रोसेस को रेडी क्यू में रखेगा तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा होगी। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को। सो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इट टेक्स वन प्रोसेस टू रेडी क्यू, वन प्रोसेस ऑफ रेडी क्यू टू रन ऑन द CPU। तो ये क्या करता है, प्रोसेस को उठाया, CPU में रख दिया, तो इससे मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ भी नहीं रही, घट भी नहीं रही। क्यों, क्योंकि जब ये प्रोसेस है CPU में रखा, तो दूसरी प्रोसेस क्या वापस से आई होगी, या तो रेडी क्यू में आई होगी, या तो अगर प्रोसेस अगर एंड हो गई है तो उसकी जगह दूसरी प्रोसेस आई होगी। तो ये कम नहीं कर रहा, क्यों, ये रिमूव नहीं कर रेडी क्यू से, ठीक है, प्रोसेस को। ये क्या कर रहा है, अल्टीमेटली CPU में ही रन कर रहा है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। CPU तो बल्कि दूसरे एक प्रोसेस कर रहा तो और दे दिया भाई, दूसरे प्रोसेस इसके बाद का काम दे दिया कि हाँ चलो मैं इतना काम कर रहा हूँ, उसके दूसरा काम कर दे दिया। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी नहीं है। अब आते हैं मिड टर्म शेड्यूलर में। सो मिड टर्म शेड्यूलर का मेन काम क्या होता है, स्वैपिंग का होता है। तो यहाँ पे मेन काम क्या होता है, इसका स्वैपिंग का होता है। अगर स्वैपिंग को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हट मेन मेमोरी से ही हटा दे रहा है। तो यानी क्या, अगर ये स्वैपिंग ज़्यादा करेगा, यानी कि प्रोसेस को मेन मेमोरी से हटाएगा ज़्यादा, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिड टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म, राइट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, लेट या कंसीडर एन प्रोसेसेस, राइट। तो मान लेते हैं एन प्रोसेसर, ठीक है, और एम CPU है, एंड एम CPUs, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ
प्रोसेस in each of the following state possible। ठीक है, यानी क्या है, जैसे हम लोग क्या स्टेट की अगर मैं बोल सकता हूँ, हाँ नहीं स्टेट ही ठीक है, तो स्टेट की बात करते हैं। सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे मैक्स है, यहाँ पे मिनिमम है, और टेबल में 3 एंट्रीज है, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। पहली एंट्री है रेडी स्टेट है, READ रेडी स्टेट है। रेडी के बाद क्या, दूसरा रनिंग स्टेट है, रनिंग स्टेट है। तीसरा ब्लॉक्ड स्टेट है। हम लोग को बताना है, अगर n प्रोसेस है और m CPU है, ठीक है, तो n प्रोसेस और m CPU है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉरी मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्रीज कौन कौन सी हो सकती है, ये बताना है। ठीक है, अगर स्टार्ट कर रेडी स्टेट में, तो अगर n प्रोसेस हैं तो रेडी स्टेट में कितनी प्रोसेस होते हैं? हो सकता है सबकी सब रेडी स्टेट में हो, मैक्सिमम तो यही हो सकता है, राइट। ये हो गया। अब मिनिमम क्या हो सकता है, रेडी हो सकता है कोई प्रोसेस रेडी ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है। और आते हैं अब रनिंग स्टेट की बात करते हैं। रनिंग स्टेट में क्या हो सकता है, एक टाइम पे एक सीपीयू एक ही प्रोसेस को रन करेगा। तो अगर एम सीपीयू है तो एम ही नंबर ऑफ प्रोसेस रन होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे एम प्रोसेस रन होंगी, ठीक है। और अब आते हैं मिनिमम में, तो हो सकता है सब के सब रेडी स्टेट में हो तो कोई प्रोसेस रन नहीं कर रही होगी, तो ज़ीरो हो जाएगा। अब आते हैं ब्लॉक्ड स्टेट में। सो ब्लॉक्ड स्टेट की अगर हम लोग बात करें, तो हो नहीं सकता कि सारी के सारे प्रोसेस ही ब्लॉक्ड हो, यानी कि सब प्रोसेस रन करी, आईओ के लिए जा रही, आईओ के लिए जा रही, आईओ के लिए जा रही, सब आईओ के लिए चली गई, कोई प्रोसेस नहीं बची। मिनिमम क्या हो सकता है किसी को आईओ की ज़रूरत ना पड़ी हो। सो ये चीज़ हो गया। फिर मिनिमम मैक्सिमम क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते अपने ऑफिशियल क्या बोलते हैं चैप्टर को, ठीक है। अब तक क्या था, सीपीयू शेड्यूलिंग से बेस बन रहा था कि रेडी की होगी आती है, फलाना ढिमकाना क्या होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, और जो मेन हेडिंग डालते हैं नए पेज से, और लिखते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। यहाँ से हम लोग का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग, इसका हम लोग को मेन काम काम करना है। इसमें जो मेन काम जो मैं इसका फंक्शन बताऊंगा सीपीयू शेड्यूलिंग में, उसमें गोल क्या रहेगा हम लोग का, मेक अ सेलेक्शन, मेक अ सेलेक्शन। हम लोग क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, कौन सी प्रोसेस हम लोग को सीपीयू में रन करानी है, ये चीज़ हम लोग को सेलेक्ट करना है। अब इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं, एल्गोरिथम्स वगैरह हम लोग जो भी पढ़ेंगे इधर उधर की चीज़ें, वो सब का गोल यही रहेगा कि हम लोग को बेस्ट वे बताना है कि जिससे ज़्यादा प्रोसेस हम लोग कम टाइम पर रन कर सकें, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे एक बार मैं इसका गोल बता देता हूँ, लिख देता हूँ गोल। इसका गोल क्या है, पहला क्या, मिनिमाइज मिनिमाइज वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम, ठीक है। अब इसे शॉर्ट में मैं WT ही लिखूंगा, हमेशा WT लिखूंगा। तो WT क्या होगा, हमेशा वेटिंग टाइम होगा, या इसको वेट टाइम भी बोलते हैं, ठीक है, तो मैं वेटिंग टाइम प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। और दूसरा क्या है, टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, इसे TAT या सिर्फ TT भी बोल देते कभी कभी, तो ये हो गया। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, वेट टाइम मतलब ओके, जब भी कोई नई प्रोसेस आती है रन करने के लिए, तो वो क्या होती है, जब से नई प्रोसेस आई और सीपीयू उसको पहली बार कब मिला, उसमें जो टाइम वेट करना पड़ता है प्रोसेस को, उसको वेटिंग टाइम बोलते हैं। और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जब प्रोसेस आई है
और जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट होकर बाहर निकली है तो उनके बीच में कितना टाइम लगा, वो रहा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम ना टोटल टाइम प्रोसेस कितनी जगह कितनी बार मेमोरी में रही है, कितनी देर तक के लिए, वो चीज़ होता है। ये जो दो चीज़ों को मिनिमाइज करना है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है। हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। और इसको लोग बोलते हैं थ्रूपुट, ये एफिशिएंसी बोल सकते हैं। थ्रू अगर परसेंटेज की टर्म में लिखेंगे तो एफिशिएंसी हो जाता है, थ्रूपुट होता है कोई यूनिट होती है थ्रूपुट की, तो वो देखेंगे अभी क्या आगे, ठीक है, ये चीज़ होता है। और थर्ड एक पॉइंट है फेयरनेस, फेयरनेस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, हर प्रोसेस को हम लोग को इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि किसी प्रोसेस को 0 टाइम सीपीयू मिल रहा है, किसी को 100 टाइम बार बार सीपीयू रन हो रही है, कि प्रोसेस लंबी समय से लिए पड़ी है, बड़ी बड़ी प्रोसेस छोटी छोटी प्रोसेस को मतलब जगह ही नहीं मिल रही है सीपीयू में, ठीक है। अब सीपीयू शेड्यूल में हम लोग को दो टाइप के पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। अगर मैं सीपीयू शेड्यूलिंग का टाइप बता दिया तो दो प्रकार के वो होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, प्रिम्प्टिव होता है, प्रिम्प्टिव। और दूसरा क्या होता है, नॉन प्रिम्प्टिव होता है, नॉन प्रिम्प्टिव। तो प्रिम्प्टिव में क्या होता है, पहले नॉन प्रिम्प्टिव देखते हैं। नॉन प्रिम्प्टिव में क्या होता है, अगर प्रोसेस एक बार प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, जब तक वो या तो वेटिंग के लिए नहीं जाएगी या तो वो कंप्लीट नहीं होगी, तब तक वो प्रोसेस सीपीयू को छोड़ नहीं सकती, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पाबंद नहीं कर सकता। पाबंद ज़्यादा हिंदी वर्ड, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि उसको हटा सके सीपीयू से, ठीक है। वो प्रोसेस अपने से जाएगी या तो सीपीयू उसको हटाएगा, डन। प्रिएम्प्टिव में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एक ऑप्शन रहता है, उसे लगता है कि उसकी जगह दूसरे प्रोसेस को रन करना चाहिए, तो वो उस प्रोसेस को सीपीयू हटाएगी और दूसरे प्रोसेस को सीपीयू को दे देगा, ठीक है। मतलब उस प्रोसेस को हटा के नई प्रोसेस सीपीयू को मिल जाएगी रन करने के लिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब दूसरा नंबर उसके बाद दोबारा आएगा, तो जिस पॉइंट से प्रोसेस रुकी थी उसी पॉइंट से प्रोसेस आगे दोबारा रन हो जाएगी, ठीक है। अगर एक प्रोसेस को रन करने का 10 टाइम लगता है और उसने 5 टाइम ले लिया, प्रोसेस रन किया, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आया बोला नहीं तुम जाओ यहाँ से, उसके बाद दूसरी प्रोसेस रन होगी, ठीक है। तो वो पहली प्रोसेस आ गई, और फिर जब दोबारा पहली प्रोसेस जाएगी सीपीयू को रन करने के लिए, तो 0 से नहीं स्टार्ट होगी, वापस 5 से स्टार्ट होगी, 5 जहाँ तक कंप्लीट किया उसके बाद से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी और कंप्लीट कर लेगी। तो ये था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का। अब यहाँ पे कुछ हम लोग टाइम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कुछ हेड पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को जानना जरूरी है, या टर्म से बोल सकते हैं। सबसे पहले होता है अराइवल टाइम, अराइवल, ये डबल आर होता है क्या, हो क्या, अराइवल टाइम, शॉर्ट में हम लोग 80 लिखेंगे, ऑलवेज 80 लिखेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट बार के अराइवल टाइम को अराइवल टाइम लिखना है, अब अगली बार से 80 लिखेंगे। अराइवल टाइम क्या होता है, टाइम विच प्रोसेस अराइव, प्रोसेस अराइव, यानी वही चीज़ होता है कि प्रोसेस जैसी हम लोग को मेन मेमोरी में आती है, ठीक है, और वैसी वो क्या होता है, वही जो जिस टाइम पे प्रोसेस मेन मेमोरी में आती है रन करने के लिए, वही प्रोसेस टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम होता है। तो अब इसको डिटेल में आगे देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। और दूसरा आता है बर्स्ट टाइम, क्या होता है, बर्स्ट टाइम, इससे हम लोग शॉर्ट में बीटी लिखते हैं, बीटी मतलब बर्स्ट टाइम, ठीक है। बर्स्ट टाइम मतलब हर एक प्रोसेस का एक टाइम होता है कि कितने टाइम में वो रन हो सकती है, उसी को बर्स्ट टाइम बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम टू रन ऑन सीपीयू, ठीक है। ये हो गया बस टाइम। अब आते हैं कंप्लीशन टाइम में, ठीक है। अब आते हैं कंप्लीशन टाइम में, कंप्लीशन टाइम में। तो कंप्लीशन टाइम में इसमें क्या लिखेंगे, टाइम
टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीटेड, या कंप्लीट, COM होता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिस टाइम पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी पूरी कंप्लीट हो गया, अब टर्मिनेट स्टेट में चली गई है, ठीक है, यानी CPU से बाहर चली गई, अब दोबारा कभी प्रोसेस लौट के नहीं आने वाले CPU में, ठीक है। यानी कि वो ऐसा नहीं कि IO वगैरह के लिए गए, नहीं, वो कंप्लीट हो गई, टर्मिनेट हो गई है। तो जिस टाइम पे वो CPU को छोड़ेगी, वही टाइम क्या होगा, हम लोग कंप्लीशन टाइम होगा। इससे नहीं फर्क पड़ता कि उसने कितना इंतजार किया, कब आई, इससे नहीं मतलब है। जब वो सी पूरा कंप्लीट हो गया, CPU को जस्ट छोड़ेगी, जैसे ही वो कंप्लीट हो गया, वो टाइम को लोग नोट कर लेंगे, उस टाइम को बोलेंगे कंप्लीशन टाइम, ठीक है। और इससे हम लोग शॉर्ट में CT बोलेंगे, ठीक है, इसे हम लोग CT बोल देते हैं। तो आगे से हम लोग CT ही बोलेंगे इसे। अब इसके बाद एक टर्म आता है जो ऑलरेडी मैंने बताया, टर्न अराउंड टाइम। तो एक काम करते लास्ट बार और मैं यहाँ लिख देता हूँ, टर्न टर्न अराउंड टाइम, और शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, TAT। अब इसके बारे में लिखेंगे, अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस स्पेंड इन सिस्टम फ्रॉम अराइवल टू कंप्लीशन, ठीक है। मतलब मेन जैसी प्रोसेस एंटर हुई है और जैसे वो कंप्लीट हो गई है, तो दोनों के बीच में जितना टाइम गैप हुआ है, उतना ही हम लोग क्या होता है, कंप्लीशन टाइम होता है। तो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो ये जैसे हम लोग टाइम बार, ठीक है, वो यहाँ पे लेट से अभी टाइम 10 हो रहा है, 10 यूनिट टाइम हो रहा है। अब यहाँ प्रोसेस आ गई है, ठीक है, या इस पॉइंट पर प्रोसेस आ गई है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये प्रोसेस अभी है, मेन मेमोरी है, CPU बीच में कभी CPU मिला, CPU हटा, और यहाँ पे आ गया कितना 20 टाइम हो गया। तो 20 टाइम में क्या हो गया, प्रोसेस चली गई, ठीक है। तो ये बीच में कितना टाइम हुआ है, 10 हुआ है, राइट। तो ये जो 10 यूनिट टाइम है, यही हम लोग का क्या है, टर्न अराउंड टाइम। और यहाँ पे ये वाला टर्म क्या है, ये हम लोग क्या, अराइवल टाइम है, राइट। और ये वाला क्या है, हम लोग को जिस टाइम से गई है वो होता है कंप्लीशन टाइम, ठीक है। और ये क्या है, TAT है, टर्न अराउंड टाइम है। अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम का, एक फॉर्मूला यहाँ से डराइव कर सकते हैं हम लोग। वो क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, ये क्या होता है, जिस टाइम पे कंप्लीट हुई है 20 माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं वेटिंग टाइम पे। वेटिंग टाइम, जिसको हम लोग WT बोलेंगे। अब इसमें लिखेंगे अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, या तो अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस, प्रोसेस वेट इन रेडी स्टेट, ठीक है। यानी कि प्रोसेस आ गई है, हाँ। और प्रोसेस जब को पहली बार CPU मिलता है, उतने देर में कितना बार वेट करना पड़ता है, या टोटल प्रोसेस के कितना वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे वेट टाइम WT की बात करते हैं। सो WT को टोटल कितना टाइम लगा, टर्न अराउंड टाइम, ठीक, इतना टाइम लग गया। यानी 10 यूनिट टाइम के लिए प्रोसेस थी। अब 10 यूनिट टाइम में उसको रन करने में कितना टाइम लगता है,
लेट से 10 यूनिट टाइम में उसको कितना 5 यूनिट क्या है उसका रन करने में टाइम लग रहा है। सीपीयू यानी बस टाइम क्या वो 5 यूनिट है। तो उसने क्या किया 5 यूनिट के लिए उसको सीपीयू मिला और बाकी के जो 5 यूनिट बचे वो वेट कर रहे थे ताकि उसको दोबारा से प्रोसेस दोबारा से हम लोग दोबारा उसको सीपीयू मिले ताकि वो रन कर सकें। ठीक है, तो यानी कि टोटल टाइम में से अगर हम लोग जो प्रोसेस ने सीपीयू में सॉरी जो हाँ ये क्या मिनट था, हाँ, टोटल टाइम में से अगर हम लोग वो टाइम हटा दें जितने में वो प्रोसेस सीपीयू में थी, तो हम लोग को टोटल कितना टाइम बचेगा वो हम लोग क्या हो जाएगा वेटिंग टाइम हो जाएगा। तो अगर इसमें से हम लोग बस टाइम हटा दें तो ये जो हम लोग का नया फॉर्मूला बन के आया है ये हम लोग क्या बस टाइम आ जाएगा। राइट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ऑलराइट, सो ये दो हम फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट टाइम बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं आरटी बोलते हैं। राइट, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, इसका इतना ज़रूरत नहीं फिर भी ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर अमाउंट टाइम सॉरी अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर नहीं, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय प्रोसेसर फ्रॉम अराइवल टिल फर्स्ट टाइम गेटिंग सीपीयू। ठीक है, सीपीयू ये सीपीयू। ओके, सो यहाँ पे जो मैं थोड़ा बोल रहा था मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। वेट टाइम में क्या होता है टोटल कितना वेट करना पड़ा वो चीज़ होता है। ठीक है, और मेरे को लग रहा है गलती से मैं रिस्पॉन्स टाइम के लिए वहाँ पे बोला नहीं था, मेरे दिमाग में था बट बोला नहीं था मैं। रिस्पॉन्स टाइम में क्या होता है कितना जो पहली बार वेट मिला। ठीक है, जो मैं इसकी डिफिनेशन कब से बोल रहा था कि पहली बार सीपीयू को जैसे कोई प्रोसेस आती है वो पहली बार सीपीयू को जिस टाइम से मिलता है कितना वेट करना पड़ा वो क्या वेट बट वो रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो मैं गलती से उसको डिफिनेशन उल्टा बोल दिया। ठीक, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है तो छोटा सा मोटा ब्लेंडर होते रहते हैं। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने के लिए क्या क्वेश्चन ही करना है तो इसको भी क्या करते हैं लाइन बना देते हैं। हाँ, ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या पहले तो कुछ एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं। पहली एल्गोरिथम होती फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ, सिंपल सा फंडा है। ठीक है। ठीक है, और ये क्या है नॉन प्रिम्प्ट होती है। ठीक है, एफसीएस एल्गोरिथम जो है नॉन प्रिम्प्ट होती है। ठीक है, नॉन प्रिम्प्ट होती है। ये ऑलवेज नॉन प्रिम्प्ट होती है, इसे कभी प्रिंट बना ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रोसेस पहले आई है वो पहले ही उसको प्रोसेस मिलेगा और उनको उसकी जगह दूसरे को शिफ्ट ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे को शिफ्ट भी करेंगे तो उसके बाद भी तो पहली वही आई है। मेरे कहने का मतलब है अगर कोई प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक है, P1 प्रोसेस है, उसको यहाँ पे सीपीयू मिल गया है। ठीक है, वो रन कर रही है। अब यहाँ पे क्या P2 एक प्रोसेस है, इसका अराइवल टाइम लेट से 0 है और ये 1 टाइम में आई है। तो 0 वाला प्रोसेस P2 सीपीयू में रन कर रही है। तो हम लोग ने सोचा ठीक है चलो आधी रन हो गई, अब क्या करते हैं सीपीयू P2 को दे देते हैं। पर P2 को दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम के हिसाब से है, तो अराइवल टाइम के हिसाब से P1 को मिलना चाहिए, तो वापस से P1 को मिल जाएगा। तो इसलिए ये नॉन प्रिम्प्ट ही होती है हमेशा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे टर्म्स लिख लेते हैं। यहाँ पे जो होगा शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया किस बेसिस पे करेंगे।
जिसका स्मॉलेस्ट होगा अराइवल टाइम, ठीक है, स्मॉलेस्ट अराइवल टाइम फर्स्ट होगा। जो सबसे पहले आएंगे उसी को सबसे पहले सीपीयू मिलेगा। अगर इन केस हो गया दो प्रोसेस है वो एक ही टाइम पे आ गई तब क्या होगा, तो उस केस को क्या बोलते हैं, टाई ब्रेकर बोलते हैं। टाई ब्रोकर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्रोसेस फर्स्ट, यानी जो प्रोसेस का बस टाइम कम होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्रोसेस फर्स्ट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। सॉरी, स्मॉलेस्ट प्रोसेस नहीं, प्रोसेस आईडी, ओके, नहीं सॉरी माय बैड, यानी बस टाइम नहीं, सॉरी सॉरी माय बस टाइम नहीं, प्रोसेस आईडी देखेंगे, सॉरी 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 माय बैड। आज मेरा क्या हो गया, दो गलती हो गई, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्रोसेस आईडी फर्स्ट, ठीक है, यानी बस टाइम नहीं देखें, आईडी नंबर देखेंगे। तो हर प्रोसेस पर जैसे खुद का आईडी नंबर होता है, पीसीबी का होता नहीं है, प्रोसेस आईडी होती है, पीसी में स्टोर होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो सिंपल सा बात है, सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, जगह तो है काफ़ी हम लोग के पास। लेट से यहाँ पे एक प्रोसेस है और उसका अराइवल टाइम मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे अराइवल टाइम दिया और बस टाइम दे दिया है, ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को गिवन है और ये हम लोग एक एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन बन जाना, ठीक है, बन ही गया। लेट्स से प्रोसेस क्या है, P1 है, ये P1 क्या उसकी आईडी है, वन क्या आईडी है, ठीक है, टू आईडी है, और लेट्स से तीन ही प्रोसेस है ना, यहाँ से P2 आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, P3 आ गया। अब अराइवल टाइम लेट्स से सब जीरो जीरो पे आ रहे हैं, जैसे टाइम जीरो जीरो वैसे आ गया है। अब बस टाइम क्या है, लेट्स से ले लेते हैं, फिर 24 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, और ये क्या हम लोग इसको आईडी मानेंगे, ये आईडी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अराइवल टाइम की बात करें तो अराइवल टाइम क्या सेम है, और ये बस टाइम मतलब इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब आते हैं, एक इसके बाद एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंट चार्ट बोलते हैं, GANTT, गैंट चार्ट सॉरी, CHERT। गैंट चार्ट में क्या होता है, वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो होगा, मतलब टाइम, वो टाइम पीरियड की टेबल होती है जो जीरो समय से स्टार्ट होती है, ऑलवेज स्टार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम FROM ज़ीरो, ठीक है। तो लेट्स ये टाइमलाइन हम लोग बना लिए हैं, राइट। अब गेम चार्ट है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जीरो से होगी, तो यहाँ मैं ब्लू से बना ले रहा हूँ। तो अभी टाइमलाइन में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ठीक से बनाते हैं, जीरो जीरो टाइम में क्या है, P1 भी आ गई है, P2 भी आ गई, P3 भी आ गई है, ठीक है। अब क्या है, हम लोग सीपीयू को कौन सी प्रोसेस पहले दे, P1 को दे, P2 को दे, P2, तो हम लोग FCFS पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट अराइवल टाइम फर्स्ट होता है, तो अराइवल टाइम तो सेम ही है, राइट, सबका सेम ही है, तो इसमें सेम में स्मॉलेस्ट क्या ही निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, टाई हो गया तीन प्रोसेस में से, तो 3% टाइम हो टाई हो गया, तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्रोसेस आईडी फर्स्ट, तो प्रोसेस आईडी जिसकी सबसे छोटी होगी उसको पहले लेंगे, तो यहाँ P1 की सबसे छोटी आईडी है, तो यहाँ पे P1 मिल जाएगा जीरो टाइम की बात से। तो ये P1 प्रोसेस है उसको CPU मिल चुका है इस समय, और कब तक मिलेगा, जितना उसका बस टाइम होगा, तो बस टाइम कितना 24 है, तो यहाँ जीरो से लेके 24 तक P1 को CPU मिलेगा, राइट। तो P1 के काम करते हैं, सेंटर पर लिखते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। इतना टाइम क्या P1 को मिल गया। अब P1 क्या है, यहाँ से हट गया है, ठीक है, P1 का हम लोग ये नहीं देखेंगे, अब इस टेबल से P1 हट गया है। अब P2 में आते हैं, सर P2 में क्यों आ गया, ठीक, अब आते हैं 24 टाइम में। अब हम लोग के पास कितनी प्रोसेस है, 24 टाइम में जीरो जीरो पे है, P2 P3 में है, तो सेम अराइवल टाइम क्या है, जीरो जीरो पे है, ठीक है। और प्रोसेस कौन कौन सी, P2 P3 है, तो ये भी टाई ब्रेकर वाला केस है, टाई ब्रेकर वाला का स्मॉलेस्ट प्रोसेस आईडी फर्स्ट मिलेगा, यानी P2 को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या P2 को मिल गया है प्रोसेस, CPU सॉरी। अब P2 कितने यूनिट, 3 यूनिट चलेगा, तो 24 यहाँ से हो गया था, उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा।
अब 27 में क्या है, P2 भी कम्प्लीटली रन हो गई है, ठीक है। तो अब P2 को भी क्या करेंगे, टेबल से हटा देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस बची है, तो उसी को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ से P3 आ जाएगा, जो कि कितना 3 यूनिट और 30 यूनिट चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का गैंट चार्ट प्रिपेयर हो गया, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब गैंट चार्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर इसका हम सम करें तो कितना आ जाएगा, 24, 27 और 6 3 30, तो ये 30 आ गया। जो ये वैल्यू होगी और जो ये वैल्यू होगी, दोनों एग्जैक्ट सेम होगी ऑलवेज, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या है, सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। जो हम लोग ने अराइवल टाइम निकाला था, बस टाइम निकाला, कंप्लीशन टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया, जो 6-7 तरीके डेफिनेशन में पढ़ा ना, रिस्पॉन्स टाइम हो गया, सब देखते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और गेन चार्ट को, और नेक्स्ट पेज में पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इस गेन चार्ट को देखने से हम लोग को बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लाइन बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है। प्रोसेस के बाद क्या यहाँ पे अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम की क्या बात किया, यहाँ पे बस टाइम है, बस टाइम की बात किया, कंप्लीशन टाइम है, और उसके बाद क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। ये सब डिफिनेशन में थी, तो वही मैं टेबल में खाली एंट्री लिख रहा हूँ। जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम आगे पीछे भी हो सकते हो, तो हम लोग लिख रहे हैं। वेटिंग टाइम हो सकता है, और लास्ट में क्या था, RT था ना, रिस्पॉन्स टाइम। तो प्रोसेस हम लोग को दिया हुआ था, जो जो दिया होता है उसमें वाइट से फिल कर दे रहा हूँ। P1 था, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है। अराइवल टाइम सबको 0 0 0 दिया था, बस टाइम क्या दिया, 24 दे दिया था, 3 था और 3 था, ठीक है। अब आते हैं फिल करते हैं अपने गेन चार्ट को। तो अब आते हैं सबसे पहले क्या है, देखते हैं कंप्लीशन टाइम कितना है। सो कंप्लीशन टाइम क्या होता है, कोई भी प्रोसेस जिस टाइम में सीपीयू लास्ट बार सीपीयू छोड़ा है, यानी कंप्लीट जिस टाइम पे हुई है, उस टाइम पे ही हम लोग क्या कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। अब P1 की बात करते हैं, P1 कब कंप्लीट हुई, जैसे 27 टाइम में P1 कंप्लीट हो गई थी, राइट। सो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 24 टाइम में, सॉरी सॉरी माय बैड, 24 है। अब P2 की बात करते हैं, तो P2 27 में कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पे 27 आ गया, ठीक है। अब P3 की बात करते हैं, 30 यूनिट टाइम पे कंप्लीट हो, 30 आ गया, राइट। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं टर्न अराउंड टाइम में। सो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है वो देखते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम की डेफिनेशन में क्या देखे थे, वो क्या होती है, टर्न अराउंड टाइम मतलब कोई प्रोसेस को कितनी देर मेन मेमोरी में रुकी हुई है, उतना उसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। यानी जिस टाइम पे प्रोसेस आई है और जिस टाइम पे प्रोसेस गई है, यानी CPU कंप्लीट हो गई है, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो टर्न अराउंड टाइम आता है। यानी कि टर्न अराउंड टाइम की अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो वो क्या होता है, वो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। यह टर्न अराउंड टाइम को देखे थे, अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला देखा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम ही होता है, ये हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम अराइवल टाइम मतलब क्या होगा, 24 - 0, यानी क्या हो जाएगा, 24 - 0 होगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू 24 आ गई है, यहाँ पे 27 - 0, 27 - 0 वैल्यू 27 ही आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, 30 - 0 वैल्यू 30 आ गई। ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब आते हैं वेटिंग टाइम में। सो वेटिंग टाइम में क्या होता है, कोई प्रोसेस आई है, उसको कितना इंतजार करना पड़ रहा है पूरे पिक्चर में, यानी पूरे गेम चार्ट में, उसका भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। सो वेटिंग टाइम क्या होता है, वो होता है, ये मैं सी क्यों लिखा हूँ यहाँ पे, टी होगा ना, हाँ। तो वेटिंग टाइम की बात करूँ, तो वो क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, यानी कि टोटल उसने कितना देर मेरी मेमोरी में स्पेंड किया है, और स्पेंड करने के बाद उसका बस टाइम कितना था, यानी कितना वो सीपीयू को यूटिलाइज किया है। इतनी देर सीपीयू को यूटिलाइज किया और टोटल में से माइनस कर देंगे तो उतना वेटिंग टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बस टाइम कितना है, 24 है, और टर्न अराउंड टाइम क्या है, 24 है। तो P1 को तो 0 इंतजार करना पड़ा, रियलिटी में तो P1 0 पे आए, 0 पे उसको सीपीयू मिल गया, और पूरे एक बार में कंप्लीट कर P1 निकल गई, P1 को इंतजार ही नहीं करना पड़ा। अब आती है P2 की बारी। सो P2 की बारी आती है, तो P2 के लिए क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माना बस टाइम, टर्न अराउंड 27 है, बस टाइम के अंदर 3 है,
तो 27 माइनस 24 यूनिट इंतजार करना पड़ा, और यहाँ पे हम लिख देते 24 यूनिट। और सही बात भी है, P2 का 0 पे आ गई थी और P2 को प्रोसेस कब मिला 24 टाइम में, तो P2 ने 24 टाइम इंतजार किया है, ये भी चीज़ सही है। अब आते हैं P3 में। सो P3 का टर्न अराउंड टाइम 30 है और P3 का बर्स्ट टाइम कितना है 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन हो रही है। तो ये हो रहा है 24 माइनस 0, जिसकी सॉरी 24 - 24 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ गई है। और यहाँ पे क्या है 27 है -3 है, तो यहाँ पे वैल्यू 24 आ गई थी। और लास्ट में क्या है, ये 30 है -3 है, तो वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई। और रियलिटी भी है, P3 की बुक को कब मिला 0 पे आई थी और उसे 27 पे पहली बार प्रोसेसर मिला है। और पहली बार मतलब टोटल प्रोसेस वेटिंग टाइम को कहते हैं 27 यूनिट इंतजार किया, तब जाकर उसे क्या बोलते हैं प्रोसेसर मिला है। बिल्कुल सही चीज़ है। अब आते हैं क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आरटी क्या था, रिस्पॉन्स टाइम था। तो रिस्पॉन्स टाइम मतलब P1 कब आई है, सॉरी अगर P1 की बात कोई प्रोसेस जब आती है और उसे पहली बार सीपीयू मिलता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेस आई कब थी, ठीक है 00 पे आई थी, ठीक है। और P1 को पहली बार सीपीयू कब मिला था, 0 पे मिला था। आई कब थी, 0 पे आई थी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि P1 को रिस्पॉन्स टाइम 0 है, जैसी आई वैसे मिल गया उसको, कोई रिस्पॉन्स देने रिस्पॉन्स टाइम का फुल है। जितना कम रिस्पॉन्स टाइम उतना बेटर होगा, क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम जितना ज़्यादा होगा उसका वेट उतना ज़्यादा करना पड़ेगा, तो यानी P1 को कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा। अब आते हैं P2 में। सो P2 को पहली बार सीपीयू का मिला टर्न 24 यूनिट पे मिला था, तो यहाँ पे 24 यूनिट है। और P1 आई P2 आई कब से 0 टाइम पे, तो यहाँ 24 यूनिट इंतजार करना पड़ा, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना हो जाएगा P2 का 24। अब आते हैं P3 में, तो P3 में 27 है और यहाँ पे P3 का हाँ 27 है और यहाँ 0, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, राइट। तो ये हम लोग क्या आंसर बन गया। आप क्या क्वेश्चन में इन सब में से किसी एक वैल्यू का पूछ सकते हैं कि यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना P2 का, P3 का वेटिंग टाइम कितना था, रिस्पॉन्स टाइम किसका कितना था। या तो एक और तरीका होता है इसमें पूछने का, वो ये होता है कि हम लोग को कैलकुलेट करने को बोल देगा एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। सो एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, सबका एवरेज निकाल लेते हैं, 0 + 24 + 27 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 24, और इधर से डिवाइड कर देंगे और इधर से डिवाइड कर देंगे तो टोटल 27 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और सॉरी 27 नहीं आएगा एक्शन, इधर से 8 आ जाएगा और 27 9 और 9 8 और 9 कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। और यहाँ से एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं, वो कितना आ जाएगा, टर्न अराउंड टाइम कितना है 24 है, 27 है और 30 है, ठीक है। तो यहाँ 27 है, 10 को जोड़ देंगे, वही चीज़ तो इसका 27 आ रहा है, उसमें 10 और जोड़ देंगे तो सॉरी 17 है ना, 10 और जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो कभी कभी एवरेज टर्न अराउंड टाइम एवरेज वेटिंग टाइम भी पूछ लेता है। सो ये था हम लोग का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इस पर क्या है 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अच्छा एवरेज वेटिंग टाइम देखें तो एक प्रोसेस को होल कंप्लीट होने में अराउंड 17 यूनिट वेट करना पड़ रहा है, एवरेज देखा जाए। टर्न अराउंड टाइम क्या है, एक प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में यानी टोटल मेमोरी में कितना टाइम स्पेंड कर रही है 27 यूनिट स्पेंड कर रही है एवरेज ये, और 27 यूनिट बाद कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब क्या इस पर मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लेट्स से इस बार हम लोग को प्रोसेस दे दिया गया है, प्रोसेस प्रोसेस, अब टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, फिर बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा, हाँ यार ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस है, इस बार हम लोग को क्या टोटल 5 प्रोसेस दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोसेस लेट्स से P1 या P1 ऐसे लिखता हूँ, P2 P3
P4 P5, ठीक है। टोटल 5 प्रोसेस हैं। और यहाँ पे अराइवल टाइम है और यहाँ पे बस टाइम है, ठीक है। और हम लोग को फिर से वो टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम वो सब कैलकुलेट करना है। तो टेबल में मैं वो भी एंट्री कर दे रहा हूँ। एंट्री नहीं करेंगे अभी, फिलहाल स्केलेटन बना लेंगे। कंप्लीशन टाइम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा, तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। अब टर्न अराउंड टाइम आ गया तो वेटिंग टाइम भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, कोई फ़र्क पड़ता है। बस हो गया, ठीक है, इतना ही चाहिए। और इस बार हम लोग आर टी नहीं निकालेंगे। आर टी का तो इम्पोर्टेंस नहीं होता, बहुत कम ही रेयर पूछते हैं, बस नॉलेज होनी चाहिए बस। ठीक है। यहाँ से और इस पर हम लोग को दिया क्या क्या लिख, तो प्रोसेस 0 1 2 है, 3 है, 4 है। और यहाँ पे क्या है, 5 है, 1 है, 2 है और 4 है, 5 है, ये दिया है। और हम लोग कंप्लीशन टाइम, टर्नर टाइम, वेटिंग टाइम निकालना और एवरेज वेटिंग टाइम वगैरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सीधा हम लोग क्या कहते हैं, गैंट चार्ट ही बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे येलो से बनाते हैं, येलो से। हाँ, यहाँ पे टाइम क्या है, 0 है, राइट। तो 0 टाइम पे अब हम लोग का टाइम क्या है, घड़ी में मैंने देखा 0 टाइम। और टाइम देखने के बाद देखा प्रोसेस कौन कौन सी है। हम लोग 0 टाइम पे हम लोग का P1 प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं, तो P1 आई है। और एफ सी एफ एस ही हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एल्गोरिथम लगा रहे हैं वो क्या है, एफ सी एफ एस है। 0 टाइम में 5 टाइम का बस टाइम है, तो यहाँ पे P1 5 टाइम तक चलेगी, यहाँ 5 टाइम तक सिर्फ P1 चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे P1 कंप्लीट हो चुकी है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 5 टाइम पे क्या हो जाएगा, P2 भी आ जाएगी, P3 भी आ जाएगी, P4 भी आ गई, P5 भी आ गई, ठीक है। अब P2 P3 P4 P5 इनमें से मिलेगा किसको सबसे पहले पीछे, जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा। तो इन सब में सबसे कम अराइवल टाइम 1 है, जो P2 का। अब आएगा P2 का नंबर। तो P2 का बस टाइम कितना, 1 है, यानी P2 1 यूनिट में ही खत्म हो जाएगी। तो P2 यहाँ पे 6 यूनिट तक चली और फिनिश हो गई। सो P2 भी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग के पास कौन कौन सी प्रोसेस बची है, P3 P4 P5। अब P3 P4 P5 में सबसे छोटा अराइवल टाइम किसका है, P3 का है। अब प्रोसेस मिल जाएगा P3 को, सो CPU मिल जाएगा P3 को। अब P3 क्या है, 2 यूनिट चलेगी और खत्म हो जाएगी, तो यहाँ 6 + 2 8 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गई थी। अब यहाँ पे P3 भी गया फिनिश हो चुकी है। अब P4 P5 बचा है। P4 P5 में देखेंगे अराइवल टाइम P4 का छोटा है, तो P4 को यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये नहीं सॉरी, P4 4 यूनिट है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बस टाइम में ऐड करना होता है ना, तो 12 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या, P4 भी खत्म हो गया, अब से P5 बचा है। P5 क्या 5 यूनिट तक चलेगा, इन टोटल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे P5 रन होगा, ठीक है। अभी चेक कैसे करेंगे, चेक कर लेते हैं, इसमें एस को ऐड करते हैं। 5 + 1 6 8, 8 12 और 5 17, तो यहाँ टोटल 17 आ रहा है और यहाँ पे भी 17 आ रहा है। ये दोनों वैल्यू सेम है, तो चांसेस है कि हम लोग का एरर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सी टी में, नहीं कंप्लीशन टाइम में। सो कंप्लीशन टाइम किसका किसका है, P1 कब कंप्लीट हो रही है, 5 यूनिट टाइम में। P2 है 6 यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रही है। P3 8 यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रही है। P4 12 यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रही है। P5 17 यूनिट टाइम खत्म हो रही है। ये चीज़ हो गया। अब आती है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, 5 6 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, हाँ 9। और 17 में से 4 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं वेटिंग टाइम में। सो वेटिंग टाइम की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, टोटल प्रोसेस ने कितना टाइम स्पेंड किया मेमोरी में और उसका बस टाइम कितना था, दोनों को माइनस कर दें तो वेट टाइम आ जाए। तो 5 - 5 0 है, और सही बात, P1 को 0 यूनिट वेट करना पड़ा, यहाँ पे 4 यूनिट वेट करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी 4 यूनिट वेट ही करना पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या 9 - 4 5 हो जाएगा और 13 - 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब क्या बचा है, अब सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्या। सो इस बार नए क्वेश्चन में क्या हम लोग को फिर से टेबल दे दिया गया है।
और यहाँ से लेट से इस बार छोटा सा ही बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, इस बार प्रोसेस को मैं पी से इसी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आलसी हो गया हूँ। ठीक है, इस बार भी 5 प्रोसेस है। उसके लिए हम लोग को अराइवल टाइम दे दिया है, तो यहाँ पे P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है, P5 प्रोसेस है। उसके लिए अराइवल टाइम, ये थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया। अराइवल टाइम के बाद बस टाइम हम लोग को दे दिया है। अब बस टाइम के बाद क्या, मान लो कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। उसके बाद क्या, टर्न अराउंड टाइम हो गया है। और टर्न अराउंड टाइम के बाद दूसरा कौन सा टाइम होता है, वेटिंग टाइम होता है, जिसको हम निकालना रहता है। ठीक है, इतनी इस चीज़ हो गई। हम लोग को इन्फॉर्मेशन कौन कौन से गिवन है। अराइवल टाइम दिया गया 5 है, 8 है, 6 है, 4 है, 1 है। और बस टाइम कितना है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। और कंप्लीशन टाइम की बात करेंगे, 9 है, 14 है, 12 है, 5 है, 3 है। और एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या क्वेश्चन का आंसर ही फिट कर दिया ना। हाँ ठीक है, मैं सॉरी, फ्लो फ्लो में, ठीक है। और उसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या टाइम अभी क्या हो रहा है, हम लोग घड़ी में देखा टाइम अभी स्टार्टिंग में तो जीरो ही होगा। हाँ हो गया, तो स्टार्टिंग में क्या है, जीरो है। हम लोग जीरो टाइम पे खड़े हैं और देख रहे हैं कोई प्रोसेस कौन कौन सी आई है। तो जीरो टाइम में तो 5 टाइम है, जीरो से बड़ा है, अभी भी 8 टाइम में पे आएगी, 6 टाइम पे आएगी, 4 टाइम पे आएगी, 1 टाइम। यानी कि जीरो से 1 टाइम के बीच में कोई भी प्रोसेस नहीं आ रही है। नो प्रोसेस, राइट। ये एम्प्टी रहेगा, यानी सीपीयू आइडल स्टेट पे रहेगा। अब हो गया, घड़ी में देखा एक हो गया टाइम। अब एक टाइम हो गया, एक टाइम में क्या है, सबसे पहले P5 आएगी। अब इस टाइम पे P5 अवेलेबल आ गया हम लोग के पास। तो P5 आ गया और 2 यूनिट चलेगी, यानी P5 यहाँ से यहाँ तक P5 को मिल जाएगा और 2 यूनिट बदला, 1 + 2 यानी 3। तो टाइम हम लोग का 3 बज जाएगा, 3 बज जाएगा और 3 बजे तक क्या होगा, P5 रन होगा। तो यहाँ से क्या होगा, P5 कंप्लीट हो गया, तो P5 को हम ऐसे रिमूव कर देंगे। अब 3 यूनिट टाइम में, 3 यूनिट टाइम पे कौन कौन प्रोसेस होगी। अभी भी 3 यूनिट टाइम में कोई प्रोसेस नहीं आई, क्यों, सबसे कम टाइम पे प्रोसेस जो आएगी वो 4 है। और P4 है, वो 4 यूनिट टाइम पे आएगी। सो 3 से 4 जो है वो क्या है, फिर से सीपीयू आइडियल स्टेट में चला जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे P4 भी फिनिश हो चुका है, नहीं सॉरी, P4 नहीं फिनिश हुआ है, P4 अब आया है। ठीक है, ओके। तो P4 क्या है, 4 यूनिट टाइम पे P4 आया, P4 को मिल गया। ठीक है, अब P4 क्या करेगा, 1 यूनिट तक रन करेगा नहीं। अब 5 बज जाएंगे और 5 जैसे ही बजेंगे वैसे ही P4 कंप्लीट हो जाएगा। सो P4 को भी हम लोग क्या करते हैं, टेबल से हटा देते हैं। अब बचा P1, P2, P3 बचा। अब घड़ी में क्या हो रहा है, 5 बज रहे हैं। तो 5 बजे क्या होगा, हम लोग के पास कौन कौन सी प्रोसेस होगी, सिर्फ P1 प्रोसेस होगी। सो P1 अब आ गई 5 बजे। सो यहाँ पे क्या, P1 रन होगी कितने टाइम की, 4 यूनिट टाइम पे रहती है, तो 9 बजे तक P1 रन हो जाएगी। ठीक है, सो इसको भी रिमूव कर दिए। अब 9 बज चुके हैं, अभी हम लोग के पास कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है, P2 भी है, P3 भी है। अब P2 P3 में चेक करना है पहले किसको रन करना है, तो अराइवल टाइम के हिसाब से रन करें तो P3 आएगा। सो यहाँ पे P3 को रन कर रहे हैं। ठीक है, अब P3 रन हो रही है, तो P3 का अराइवल टाइम कितना है, 6 है। और बस टाइम कितना है, 3 है। तो 3 यूनिट तक बस टाइम का रन करेंगे, 9 + 3 12 यूनिट तक। ठीक है, तो यहाँ से P3 भी कंप्लीट हो गई है। अब P2 बचा, तो P2 तो रन हो ही जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, P2 रन हो जाएगा। और P2 2 यूनिट टाइम तो चलेगा, तो टोटल 14 हो जाएगा। अब आते चेक कर लेते हैं कि ये सही हम लोगों ने किया है कि नहीं। सो जो बस टाइम का सम करेंगे तो कितना होगा, 4 + 2 6 + 3, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 + 3 9, 9 1 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 2 12 आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, टोटल 14 आ रहा है। ये तो गलत हो गया, बट गलत नहीं हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो 14 - 2 यानी टोटल 14 थे और 2 ब्लैंक स्पेस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेस मतलब 2 यूनिट टाइम के लिए सीपीयू आइडल भी था, तो इसलिए यहाँ पे 2 यूनिट टाइम ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, सम तो यहाँ पे 12 भी आएगा, तो वही लिखते, बाद में कन्फ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है,
ठीक है, ये गलत नहीं सही है। क्यों? 2 यूनिट टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, आइडियल हो रहा है तो यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। ठीक, अगर इसको हटा दे आइडियल टाइम का तो इक्वल आएगा। ठीक है, अब आते हैं कंप्लीशन टाइम में, अराइवल टाइम में, और सीधे कंप्लीशन टाइम पर फिर एक एक करके फिल करते हैं। सो अब सबसे पहले P1 कब कंप्लीट हो रहा है? P1 कहाँ कंप्लीट हो रहा है? यहाँ पे कंप्लीट 9 यूनिट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। सो P1 कंप्लीशन टाइम 9 आ जाएगा। P2 कब कंप्लीट हो रहा है? P2 14 टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे 14 आ गया। P3 कब कंप्लीट हो रहा है? P3 कंप्लीट हो रहा है 12 यूनिट टाइम पे, तो 12 यूनिट टाइम पे P3 कंप्लीट हो रहा है। P4 क्या 5 यूनिट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। P5 क्या 3 यूनिट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जितना जिस टाइम पे उसने कंप्लीट किया और जिस टाइम पे वो अराइवल हुआ, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? तो 9 - 5 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 14 - 8 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 12 - 6 क्या है? 6 हो जाएगा। 5 - 4 कितना? 1 हो जाएगा। 3 - 1 कितना? 2 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं वेटिंग टाइम में। वेट टाइम देखते हैं वो क्या होता है। ये टोटल सीपीयू ने कितना टाइम मेमोरी में स्पेंड किया, यानी जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें से कितना देर सीपीयू में रन किया, यानी कि बस टाइम। तो दोनों का डिफरेंस होता है, वही वेटिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 4 - 4 क्या हो? 0 हो जाएगा। यहाँ 6 - 2 4 हो गया। 6 - 3 कितना है? 3 हो गया। 1 - 1 कितना है? 0 हो गया। 2 - 2 कितना है? 0 हो गया। तो ये हम लोग का सारा डेटा आ गया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टाइम पे क्या हो रहा है, सीपीयू आइडल है। तो यहाँ पे अगर सीपीयू आइडल है तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ बात करें आइडल टाइम की, या सीपीयू आइडल टाइम ऐसा पूरा लिखते हैं। सीपीयू आइडियल क्या होता है? आइडल होता है ना टाइम, आइडियल दूसरा हो जाएगा। वो कितना? 2 यूनिट टाइम के लिए सीपीयू आइडियल था, तो 2 यूनिट टाइम हो गया। तो अगर इसमें से क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कितने परसेंट ऑफ टाइम सीपीयू आइडियल था। परसेंट आइडियल टाइम, ये क्या हो जाएगा? तो टोटल कितना? 2 यूनिट टाइम के लिए सीपीयू आइडियल था और सीपीयू टोटल 14 यूनिट टाइम के लिए रन हुआ है। ठीक है, तो बाई 14 करके 100 कर देंगे और ये जो आंसर आएगा वो लोग का परसेंटेज आइडियल टाइम हो जाएगा। ठीक है, और इसका अपोजिट ही पूछ सकता है, वो क्या होता है? परसेंटेज सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो टोटल कितना यूनिट, कितना बस टाइम कितना था? 12 था, यानी 12 यूनिट तक सीपीयू क्या रन हुआ है। ठीक है, 2 यूनिट वेस्ट हुआ और टोटल कितने यूनिट के लिए सीपीयू एक्टिवेट था? 14 यूनिट के लिए। और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? मतलब परसेंटेज सीपीयू यूटिलाइजेशन आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है कि कितनी बार कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है, कॉन्टेक्स्ट स्विच कितनी बार हुआ है। ठीक है, वो देखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे निकालेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं ऑरेंज ले लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, अभी तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, सबसे पहले P5 आया। P5 आने के बाद P5 जब बाहर निकला तो उसके बाद क्या, P4 आया, राइट। ये हो गया। अब P4 आज जैसे यहाँ पे आया उसके बाद क्या हुआ, P1 आ गया, तो P4 से P1 में सीपीयू में कॉन्टेक्ट स्विच हुआ। फिर P1 से P3 में, अब P3 से P2 में कॉन्टेक्ट स्विच हुआ। तो कितने कॉन्टेक्ट स्विच हुए? यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 हो गया, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच कितने हो गया? 4 हो गए। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को डाउट होता है, जैसे P5 से जो क्रॉस हुआ, P5 क्रॉस हुआ है तो उसका सीपीयू आइडियल, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। हाँ वहाँ पे होगा, पर P4 आ रहा है तो वहाँ के बाद दोबारा थोड़ी ना काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यानी P5 गया है उसके बाद सीपीयू आइडियल तो उसका P4 आया, यानी P5 के जाने के बाद P4 आया। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच तो एक ही हुआ ना। आई काम तो टोटल यही हुआ कि P5 गया P4 आया। अब बीच में सीपीयू आइडियल, तो इससे तो कॉन्टेक्स्ट स्विच में फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बीच में सीपीयू कुछ भी करें। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच तो नहीं हो रहा है। मैंने जो क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या होता है, हम लोग का जो पीसीबी होता है उसमें जो रजिस्टर की वैल्यू वो स्टोर होती है। तो P5 जब जाएगा, तो अगर इनकेस अगर कंप्लीट नहीं हुआ था तो फिलहाल तो कंप्लीट हो गया, तो इसमें स्टोर नहीं होता, डायरेक्टली एंड हो जाएगा। अगर इनकेस कंप्लीट नहीं हुआ तब P5 निकल रहा है, जब P5 निकलेगा और P4 आएगा तो क्या P5 के बीच में पीसीबी में डेटा स्टोर होगा, और P4 के पीसीबी डेटा स्टोर क्या बोलते हैं, स्टोर होगा व रिट्रीव होगा। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच एक ही होगा। तो 1 2 3 4 है, तो 4 कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। तो इतनी जानकारी हम लोग से पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अभी हम बात करते हैं, एक पॉइंट है वो लिख लेते हैं। इफ एट फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच आर इग्नोर्ड आर इग्नोर्ड इग्नोर्ड IGNORED, राइट। देन अगर क्या है, पहला और आखिरी जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है उसको इग्नोर कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच इन नॉन प्रिमिटिव, ठीक, यानी कोई भी एल्गोरिथम अगर नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा n-1, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आते हैं, राइट, एक मिनट, हाँ, जैसे यहाँ पे आते हैं, सो पहला यहाँ कितने टोटल 1 2 3 4 4 कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहे थे। सो कहने का मतलब ये है, अगर पहला कॉन्टेक्स्ट स्विच यानी कि पहला कॉन्टेक्स्ट स्विच होने से मतलब ये है, मैं यहाँ पे येलो कलर देखते हैं, नहीं येलो तो हो गया ना, कलर ब्लू देखते हैं। तो जैसे कभी कोई प्रोसेस क्या होगी, P5 आने के पहले कोई प्रोसेस दूसरी होगी जो CPU में रन कर रही होगी, ठीक है, भले CPU आइडल था, बट क्या कोई ना कोई प्रोसेस उसके पहले भी तो होगी। जैसे यहाँ CPU आइडल था, उसके पहले P5 थी, तो P5 कंटेंट हटा P4 में आ गया। वैसे P5 से पहले क्या एक फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ होगा ना, कॉन्टेक्स्ट स्विच, है ना, ये हो गया होगा। ठीक है, इसको इग्नोर करें और यहाँ P2 जब बाहर निकला है, तो यहाँ पे कोई दूसरी प्रोसेस तो आई होगी CPU में रन करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच, सॉरी, इसको लास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलेंगे, स्विच, ठीक है। अगर इन दोनों का अगर हमने इग्नोर कर दें, तो 99% केस में हम लोग इसको इग्नोर ही करेंगे, बट 1.1% चांस है कि अगर कुछ ऐसा स्पेशल आ जाता है तो वहाँ कंडीशन क्लियरली मेंशन होगी। तो वहाँ पे 1 2 3 4 यानी टोटल और 5 प्रोसेस थी, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच कितने हुए, 4 हुए हैं, तो वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक बात आती है कॉन्वे इफेक्ट की, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, कॉन्वे, कॉन्वे, कौन से इफेक्ट स्पेलिंग क्या हो गया, कोई होता है ना, हाँ, कॉन्वे इफेक्ट। अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है, ये क्या भला है। तो कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है, इफ अ बिग प्रोसेस इज शेड्यूल फर्स्ट, देन अदर प्रोसेस, अदर स्मॉलर प्रोसेस बात करते हैं, अदर स्मॉल प्रोसेस विल हैव टू वेट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ठीक है। और ये क्या होता है, इट स्लो डाउन द सिस्टम, SYSTM, सिस्टम, राइट। इसके कहने का मतलब ये क्या है कि अगर कॉन्वे इफेक्ट की बात करें, सो इफ अ बिग प्रोसेस इज शेड्यूल फर्स्ट, यानी कि जैसे पहला प्रोसेस अगर फॉर एग्जांपल अभी तो क्या P5 भी आया था, P5 अगर 2 यूनिट टाइम ले रहा है, मे बी उसका 2000 यूनिट टाइम लेता है, ठीक है। सो 2000 यूनिट तक बाकी सब प्रोसेस को क्या वेट करना पड़ता है, ठीक है,
इतना लंबा प्रोसेस, अब जैसे P4 को दे, P4 क्या बेचारी 1 यूनिट टाइम लेने वाली है। अब उसे 1 यूनिट टाइम को रन करने के लिए क्या वेट करना पड़ता, पूरा 2000 यूनिट वेट करना पड़ता, तब जाके उसका नंबर आता, तब जाके वन वन यूनिट टाइम में कंप्लीशन करती है। सेम चीज़ होता है इंडिया में कि कोई भी मिनिस्टर है आते हैं या कोई भी आता है तो उससे कॉन्वर्ट निकलता है, तो बाकी सब छोटे छोटे लोग हैं जैसे हम जैसे लोगों को वेट करना पड़ता है। ठीक है, वही चीज़ है। तो अब ये प्रॉब्लम होती है एफसीएफएस में। तो एफसीएफएस में क्या होता है, यहाँ पे फेयरनेस नहीं है। हर लोगों को इक्वल चांस नहीं मिल रहा है। कोई जो जो पहले आई है उसको पहले चांस, पहले आया उसका ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम सीपीयू मिलेगी। अगर पहले आए तो उसको पहले मिल जाएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे कॉन्वे इफेक्ट आता है एफसीएफएस में। एफसीएफएस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस। ठीक है, और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे, डिसएडवांटेजेस। राइट, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। एडवांटेज की बात करते हैं, इसमें क्या है, इजी, इजी टू इम्प्लीमेंट, नो कॉम्प्लेक्स लॉजिक। राइट, सिंपल सा है। इसको इम्प्लीमेंट करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, और कोई भी क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी है। जैसे जो पहले आया उसको पहले दे दिया। अब इसमें डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, नो ऑप्शन ऑफ प्रीम्पशन, प्रीम्पशन सॉरी, प्रीमियम, TION सॉरी, TION। ठीक है, तो प्रीम्पशन के इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्यों, प्रीम्पशन मतलब क्या होगा, अगर इनकेस कोई प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है, अब वो प्रोसेस क्या हो सकता है, बार बार कोई इनफाइनाइट लूप में चली गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रोसेस अब जब तक कंप्लीट नहीं होगी ना तब तक बाहर ही नहीं निकलेगी। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये पावर नहीं कि उसको हटा सकें। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यानी अगर एक बार सीपीयू मिल गया किसी प्रोसेस को, चाहे वो जितना टाइम ले, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो जब वो बाहर निकल ही नहीं सकती है। तो ये क्या है, प्रीएम्पशन की प्रॉब्लम है। और दूसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉनवे इफेक्ट है। हाँ, कौन वो इफेक्ट मेक्स सिस्टम स्लो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और एडवांटेज की बात करें, वो क्या, नो स्टारवेशन। ठीक है, नो स्टारवेशन मतलब कि भले ही किसी क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस को बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ा है, पर ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम वेट करना पड़ेगा। जैसी वो बड़ी प्रोसेस खत्म हो उसको मिलेगा। कॉन्वे इफेक्ट में डिले होता है, बस स्टारवेशन में ऐसा होता है कभी मिले ही ना। ऐसा ऐसा कोई चांस नहीं कि उसको मिले ना। भले चाहे जितनी लंबी प्रोसेस आ जाए, पर ये होगा उसे वेट बहुत लंबा करना पड़ सकता है, पर अल्टीमेटली उसे प्रोसेसर मिलेगा। ठीक है, प्रोसेसर मतलब सीपीयू मिलेगा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ होता है नो स्टारवेशन, यानी कि उसे मिलेगा। स्टारवेशन में क्या होता है, वो उस मान लेते हो 5 प्रोसेस है, तो 4 प्रोसेस बार बार सीपीयू को यूज़ करें, पांचवें प्रोसेस कभी सीपीयू मिलने ही नहीं वाला। तो यहाँ पर उस केस को क्या बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो पहले जिस क्या बोलते ऑर्डर में आया उसको उस ऑर्डर में सीपीयू मिलता जाएगा, ये चीज़ें। सो अब अगली हेडिंग डाल देते हैं। ये तो क्या था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। अब आता शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं SJF। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, अब कल पढ़ते हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने FCFS कंप्लीट कर लिया, और कल से हम लोग क्या बोलेंगे, SJF स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।